बाई इलेक्शंस हो गए, नून लीग ने सीमिंगली क्लीन स्वीप कर लिया। आज हम ये बात करने लगे हैं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके बावजूद एक एनालिसिस, एक आवाजें, कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो कि कह रही हैं नून लीग का क्या फ्यूचर है। अगर आपने इतनी सीटें जीती हो तो ये बात क्यों हो रही है। पंजाब में खास तौर पे हम एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होगी और वो होगी मुस्लिम लीग नून। तो एक ही इस वक्त पार्टी है जिनके लिए तकरीबन मैदान जो था इस बाई इलेक्शन में खाली था। और ये जो एक लॉजिक दी जाती है कि बाई इलेक्शन में तो अक्सर वो टर्नआउट जो होता है वो कम होता है, बिल्कुल होता है, पर 13% निताशा 10% पे होता तो यहाँ पे तो इलेक्शन आपको दोबारा करवाना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि जो बॉयकॉट की सियासत है ना, ये वैसे ही एक बहुत बड़ी सियासी मिस्टेक होती है। पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर और खासतौर पे जो 2024 का था उसके अंदर गवर्नेंस और डिलीवरी के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा गया था, नैरेटिव के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था। नून लीग जो अपना बयानिया आप बना रही है वो गवर्नेंस और डिलीवरी वाला वापस ला रही है। 2013 में भी उनका यही बयानिया था और अगले इलेक्शंस के लिए भी वो यही करने जा रहे हैं। और इस वक्त मुझे नहीं लगता अगले 5-10 सालों के लिए, क्योंकि 5-10 साल का प्लान बन रहा है कि पीटीआई या किसी अदर सियासी जमात को पंजाब में आने दिया जाएगा। लेकिन जो मुझे बात बहुत अजीब सी लगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये कि तकरीबन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के बारे में थी। और इसलिए बात अजीब थी क्योंकि वो तो तकरीबन थे ही नहीं इस इलेक्शन में। आपने तो इलेक्शन तकरीबन अकेले लड़ा है। सिस्टम को शायद सूट करे कि पंजाब वन पार्टी सिस्टम ही हो, क्योंकि पंजाब में जो जीतता है उनके लिए आसान होता है फेडरल गवर्नमेंट भी बनाना। 2024 की जो रिगिंग की एलिगेशंस थी उस पर कुछ नहीं किया गया। क्यों हो रहे हैं ये बाई इलेक्शंस? क्योंकि इतने लाफेबल 9 मई के केसेस में आपने उनके लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करवा दिया कन्विक्शन के बाद। सिस्टम इस वक्त बहुत मजबूत लग रहा है और सिस्टम जो है वो नहीं चाहेगा कि पीटीआई को कोई भी आप स्पेस दें। अच्छा, मुझे तो पीटीआई पे एक सवाल ये था कि आपका बॉयकॉट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आप ये इसलिए करते हो कि आप कहते हो कि इलेक्शंस रिग्ड हैं, तो आप इलेक्शंस को सेट आउट करके रिगिंग का प्रूफ कैसे जमा करोगे? ये एनेक्डोटल एविडेंस काफी है, हम यहीं रहते हैं पंजाब में, कि पीटीआई का वोटर 100% अभी तक अपनी पार्टी के साथ है। तो मेरे ख्याल से मिसाल दोनों इनके लिए लेसन जो है, इनके लिए मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लिए वो यही है कि आप अपने वोटर्स को फॉर ग्रांटेड ना लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। बाई इलेक्शंस हो गए, नून लीग ने सीमिंगली क्लीन स्वीप कर लिया और काफी सीटें उन्हें मिल जाएंगी, जिसके बाद नेशनल असेंबली की सिचुएशन काफी चेंज हो जाएगी, जिसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन आज हम ये बात करने लगे हैं कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके बावजूद एक एनालिसिस, एक आवाजें, कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो कि कह रही हैं कि ऐसा है कि नून लीग का क्या फ्यूचर है। अगर आपने इतनी सीटें जीती हो तो ये बात क्यों हो रही है। नून लीग को क्या कोई मुस्तकबिल करीब में कोई खतरा है? उन्हें कुछ सोचना चाहिए, उन्हें कुछ स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए फ्यूचर के लिए, या जिस तरह चीजें चल रही हैं उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए कि ऐसे ही आगे चलवाई जाएंगी और मामला ठीक रहेंगे। तो एनीवे मैं हम इस पे बात करना चाह रहे थे, तो मैं पहले बेनजीर से बात करना चाह रही थी। बेनजीर ने भी रिकॉर्डिंग से पहले हम जो बात कर रहे थे, हमारी फ्रेंड है, उनका वो बता रही थी मुझे बेनजीर की, उनकी डिस्कशन हुई थी, तो वो एक अच्छा पॉइंट था बेनजीर। आई थॉट इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, हमारी कॉलीग हैं नादिया मलिक साहिबा, वो जियो इलेक्शन सेल की हेड भी हैं और एक वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया हैं। आपने इलेक्शन के बारे में कुछ भी पूछना आप नादिया से बात करें। तो ये जब बाई इलेक्शन हुआ, और जाहिर सी बात है वो उसको पूरे बाई इलेक्शन को देख रही थी जियो के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका क्या इसमें एनालिसिस है इस बाई इलेक्शन में। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पंजाब में खास तौर पे हम एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी होगी और वो होगी मुस्लिम लीग नून। क्योंकि इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी काफी हद तक रेलेवेंट नहीं है। पीटीआई इलेक्टोरली या तो खुद उन्होंने अपने आप को आउट कर दिया है या उनको आउट करवा दिया गया है। तो एक ही इस वक्त पार्टी है जिनके लिए तकरीबन मैदान जो था इस बाई इलेक्शन में खाली था। अगर आप पंजाब में देखें ज्यादातर सीटों पे कोई खास पीटीआई ने बॉयकॉट कर दिया था, कुछ कुछ सीटों पे पीपल्स पार्टी भी नहीं थी। एक किस्म का अकेले ही मुस्लिम लीग नून लड़ी है ये इलेक्शन। और आप टर्नआउट भी देखें तो लाहौर जैसा हल्का, जो लाहौर की नेशनल असेंबली की सीट पे 18%, फैसलाबाद की एक सीट पे 13%, कुछ और सीटों पे 21 था, 22 था, कुछ पे 30 भी था।
और ये जो एक लॉजिक दी जाती है कि बाय इलेक्शन पे तो अक्सर वो टर्नआउट जो होता है वो कम होता है, बिल्कुल होता है, पर 13%, निताशा, 10% पे होता तो यहाँ पे तो इलेक्शन आपको दोबारा करवाना पड़ता है। तो शायद इसी वजह से उन्होंने 13% कर दिया इसको। लेकिन ये भी हमें सोचने की जरूरत है कि क्या इस किस्म के ही अब इलेक्शंस होंगे पंजाब में, जहां पे सिर्फ एक पार्टी होगी और वो मुस्लिम लीग नून होगी और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम होगा, और उसका क्या असर होगा सूबे पे और मुल्क पे, क्योंकि मुल्क की सियासत में पंजाब का बड़ा अहम किरदार है। मैम, जो आप एग्री करती हैं कि आगे वन पार्टी सिस्टम आ रहा है पंजाब में, या आ चुका हुआ है? नहीं, देखिए नताशा, जो ये इलेक्शंस थे इसके अंदर तो पीटीआई ने खुद बॉयकॉट किया ना। उन्होंने मियां अजहर साहब की तो क्योंकि वफात हुई थी तो उन्होंने कहा कि उस सीट पे तो इसलिए वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और हरीपुर की सीट में भी हमें एक कंफ्यूजन नजर है इनकी पॉलिसी में कि जो 9 मई के केसेस वाली सीट्स हैं उनमें या तो सारों पे बॉयकॉट होता, लेकिन एक जो उमर अयूब साहब वाली सीट थी उसके ऊपर यानी कि इलेक्शन लड़ा गया। तो ये तो पीटीआई ने, मैं समझती हूँ कि जो बॉयकॉट की सियासत है ना, ये वैसे ही एक बहुत बड़ी सियासी मिस्टेक होती है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने 1985 के जब इलेक्शन बॉयकॉट किए थे, वो हमेशा उसके बाद ये कहते थे कि हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। तो ये तो उन्होंने ही एक इस तरीके से पीटीआई ने खुला मैदान छोड़ दिया। लेकिन दूसरी चीज ये कि मुझे वन पार्टी लगता नहीं है, इन द सेंस के देखिए, जो पीटीआई है इसका एक मैसिव वोट बैंक है पंजाब के अंदर। हमने ये 2024 के इलेक्शंस के अंदर भी देखा। तो जब अगले इलेक्शन आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मतलब जनरल इलेक्शंस का तो बॉयकॉट मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। ये तो चले बाय इलेक्शंस थे और उनकी जो भी रीजनिंग थी। लेकिन ये जरूर है कि इन इलेक्शंस के अंदर तो नून लीग को जो है वो बड़ा एज था। और वैसे भी देखे पॉलिटिकली नून लीग को वैसे ही एज है, सेंटर में भी उनकी, फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी है और पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत है। तो ये तो जो चीज है वो एक देखते हैं कि आगे जाकर होता क्या है। कि इस वक्त एक अगर आप देखें कि नैरेटिव वो क्या बना रहे हैं, नैरेटिव वो बना रहे हैं डिलीवरी गवर्नेंस का। आप मरियम नवाज साहबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देखें, उनके आप वैसे भी अगर उनकी आप वो बातें देखें तो वो बात ही ये करती हैं कि ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट और गवर्नेंस और डिलीवरी। हमने ये देखा कि पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर और खास तौर पे जो 2024 का था उसके अंदर गवर्नेंस और डिलीवरी के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा गया था, नैरेटिव के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था। तो ये इस इन जो इलेक्शन जब भी अगले होंगे तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि नून लीग जो अपना बयानिया आप बना रही है वो गवर्नेंस और डिलीवरी वाला वापस ला रही है। 2013 में भी उनका यही बयानिया था और अगले इलेक्शंस के लिए भी वो यही करने जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन तो शायद पीटीआई लड़ ले, लेकिन हुकूमत बना सकेगी या नहीं? ये अगेन, हम वन पार्टी सिस्टम की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं हुकूमत में भी कौन आएगा। और इस वक्त मुझे नहीं लगता अगले 5-10 सालों के लिए, जो क्योंकि 5-10 साल का प्लान बन रहा है, कि पीटीआई या किसी अदर सियासी जमात को पंजाब में आने दिया जाएगा। दूसरी बात, आप मरीम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रही थी, और मुझे थोड़ी सी इसलिए हंसी आ रही थी क्योंकि वो मेरिट की बात कर रही थी जबकि मैदान खाली था। और फिर उन्होंने क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को भी दिया, जिनका मुझे नहीं पता कि उनका क्या रोल था इस बाई इलेक्शन में। लेकिन जो मुझे बात बहुत अजीब सी लगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ये कि तकरीबन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के बारे में थी। और इसलिए बात अजीब थी क्योंकि वो तो तकरीबन थे ही नहीं इस इलेक्शन में। आपने तो इलेक्शन तकरीबन अकेले लड़ा है, फिर भी आपका वोटर जो है, आप लाहौर जैसे शहर में नहीं निकाल सके। मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम लीग नून का वोटर नहीं है पंजाब में। मैं कह रही हूँ कि ये एक टाइम है कि थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है मुस्लिम लीग नून के लिए, कि आप 2024 में भी अपना वोटर नहीं निकाल सके पंजाब में, आप इस बाई इलेक्शन में नहीं निकाल सके। आपका लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहा है जो आप नॉन पार्टी बेसिस में करा रहे हैं, क्योंकि अगेन एक अनसर्टेनिटी है, एक अंडर कॉन्फिडेंस है मुस्लिम लीग नून में, जिसको उनको मेरे ख्याल से एक रियलाइजेशन होनी चाहिए। नहीं बेनिधि, जो मैं आप हुकूमत साजी की जो बात करी, देखिए 10 ईयर प्लान हमने बहुत से देखे हैं। यानी कि 2018 में भी जब इमरान खान साहब आए थे तब भी एक हमने 10 साल का प्लान सुना था, लेकिन वो 10 साल का प्लान मटीरियलाइज तो नहीं हुआ। अभी भी बिल्कुल प्लान है और एक लग भी ऐसे रहा है कि जिस तरह एक अथॉरिटेरियन हम लोग जिस सिस्टम में जा रहे हैं और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनली भी बहुत सारी ताकत दी गई है, तो अब पता नहीं अगले इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर होते हैं। हमने पिछले 2 इलेक्शन में देखा कि 18 के बाद 24 उससे भी ज्यादा जो है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल और एक इलेक्शन था। तो अगला इलेक्शन किस तरह का
होगा, तो ऑब्वियसली वो तो एक चीज हम देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि चीजें बदलते कई धार ग्राउंड रियलिटीज ऐसी होती है, कोई ऐसे वाकया कोई चीज हो जाती है कि पता नहीं चलता। तो वो तो खैर मुझे नहीं मालूम, जाहिर बात है, वो तो अगले इलेक्शन में ही देखेंगे कि कौन हुकूमत बनाता है। लेकिन मैं बेसिकली कहती कि जो दो पार्टीज यानी कि पीटीआई और पीएमएलएन पंजाब के अंदर, तो यही दो हैं जो मेन राइवल पार्टीज हैं। जैसे आपने कहा पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से जो है वो पंजाब के अंदर उस तरह से उनकी प्रेजेंस नहीं है। तो ये दो तो मुझे लगता है इलेक्टोरली तो यही दो हैं जो अगले इलेक्शंस के अंदर भी एक दूसरे के सामने होंगे। अच्छा, रीमा, आप एग्री करती हैं कि हो जाएगा वन पार्टी सिस्टम? um, वन पार्टी सिस्टम का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की सियासत देखें और हमारा निज़ाम देखें, वहां पे ये एक बहुत एग्जीक्यूटिव सेंटर्ड, एक बहुत कंसोलिडेशन ऑफ पावर की मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसमें सिस्टम को शायद सूट करे कि पंजाब वन पार्टी सिस्टम ही हो, क्योंकि पंजाब में जो जीतता है उनके लिए आसान होता है फेडरल गवर्नमेंट भी बनाना। मेरा ख्याल है ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में मेरी राय ये है कि इलेक्शन जो है उसकी एक ओवरऑल क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी पे बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। मुझे नहीं मालूम कि पीटीआई की जो एलिगेशंस है रिगिंग की वो किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ओवरऑल एक एनवायरनमेंट जो होती है जिसमें आपको महसूस होता है कि आपके वोट जिसको आप देंगे वो पावर में आएंगे या वो जीतेंगे, उस पे ही इतना बड़ा सवालिया निशान है। और 2024 की जो रिगिंग की एलिगेशंस थी उस पे कुछ नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि वो एवेन्यूज जो अकाउंटेबिलिटी या स्क्रूटिनी प्रोवाइड कर सकते उन इलेक्शंस के लिए, वो सब बंद कर दिए गए। तो मेरा तो यही सवाल है कि ओवरऑल कितनी इंटेग्रिटी रह गई है किसी भी इलेक्शन की जो अब पाकिस्तान में होता है। जब तक वो पुराने मसाइल जो हैं उनसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम किस तरह लोगों को ये कन्विंस कर सकेंगे कि वो निकलें, वो वोट करें और दे वोट विल काउंट। ये पहली बात। दूसरी, मेरा ख्याल है ये जेन्युइनली मैं भी सोचती हूँ कि पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी है। अगले इलेक्शंस कभी ना कभी तो होंगे, सिस्टम तो नहीं चाहता कि पीटीआई, और शायद वो पीटीआई को नहीं देगा रूम कि वो फिर से फुली कैंपेन कर सकें या इक्तदार में आ सकें, या इमरान खान साहब को कोई मौका दे सकें कि वो कैंपेन करें, वो पार्टी को लीड करें। तो ये किस तरफ जाएगा, मतलब ये मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने देखे हैं पहले भी मंसूबे बनते हुए, लेकिन जिस तरह वो फुलफिल हो रहे हैं इस वक्त, जिस स्पीड के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप देख लें, आपकी ओहदे हैं उनकी जो मैं बात कर लेती हूँ, आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है 3 साल बाद उनके फिर से फ्रॉम स्टार्ट उनका टेन्योर शुरू होगा, 2030 तक पहला टेन्योर होगा, फिर एक्सटेंशन की गुंजाइश है। सो ये सब चीजें इस वक्त मुख्तलिफ हैं। तो आई थिंक यस, पीटीआई को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, बट मैं समझती हूँ कि ओवरऑल उनके वोटर्स के लिए जब ये महसूस आप करते हो, अब देखें वी शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस। रिजर्व सीट्स जो हैं वो उनको जो मिली वो आपने कोalition को दे दी। उनके जो अभी जो क्यों हो रहे हैं ये बाई इलेक्शंस, क्योंकि इतने लाफेबल 9 मई के केसेस में आपने उनके लीडर्स को डिस्क्वालीफाई करवा दिया कन्विक्शन के बाद। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत मतलब आसान है उनके लिए इसको फेस करना। और हम देख रहे हैं कि उनको बार बार जो मतलब किस तरह से उनको पार्लियामेंट से अलहदा किया गया है उनके लोगों को। सो मैं तो यही कहूंगी कि सिस्टम इस वक्त बहुत मजबूत लग रहा है, और सिस्टम जो है वो नहीं चाहेगा कि पीटीआई को कोई भी आप स्पेस दें कि वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको ट्रांसलेट कर सकें वोट में या सीट्स में। तो पीटीआई पे बनता है एतराज कि क्यों वो बॉयकॉट करते हैं, लेकिन एक तरह से समझ भी आती है जिस तरह से वाकयात डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले साल 1.5 साल में। अच्छा, मुझे तो पीटीआई पे एक सवाल ये था कि आपका बॉयकॉट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आप ये इसलिए करते हो कि आप कहते हो कि इलेक्शंस रिग्ड हैं, तो आप इलेक्शंस को सिट आउट करके रिगिंग का प्रूफ कैसे जमा करोगे? ठीक है, तो आप इलेक्शन लड़ोगे ही नहीं, तो रिगिंग के सबूत आप किस तरह लाओगे? तो सबसे पहले तो मुझे पीटीआई की स्ट्रेटेजी पे ये बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्शन लड़ने हैं, बहरहाल चाहे जो भी हो जाए आपने इलेक्शन लड़ना है। और एक फैक्ट है कि इसके मेरे पास कोई स्टडी नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, कोई मेरे पास उसकी वो नहीं है, कोई पोल नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये एनेक्डोटल एविडेंस काफी है, हम यहीं रहते हैं पंजाब में, कि पीटीआई का वोटर 100% अभी तक अपनी पार्टी के साथ है। बहुत ही कम चीदा चीदा लोग मिलते हैं जो कि पीटीआई के वोटर्स थे, जो अब कहें कि शायद हम दे दें वोट किसी और को। ज्यादातर, ओवरवेलमिंगली ज्यादातर पीटीआई के साथ ही हैं, वो पीटीआई को वोट देने को तैयार हैं, लेकिन आप उनके लिए
आप जो भी, अगर आप ये यकीन करते हो कि इलेक्शंस रिग हो रहे हैं, तो आपने फिर बहुत आसान कर दिया उनको रिग करना, बिकॉज आप तो हो ही नहीं सिस्टम में। तो नताश, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? सॉरी, आपने कहा, लेकिन देखिए 2024 के कितना प्रूफ था, मतलब हमने देखा प्रूफ, ईसीपी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया कि किस तरह फॉर्म्स 45 को 47 में जो जो डिस्क्रिपेंसीज थी, क्या हो गया उसका? सो आई एम जस्ट सेइंग, सपोज वो मजीद प्रूफ इकट्ठा कर लेते कि रिगिंग है, वो एक्चुअली कुछ क्या कंक्लूसिव, किस चीज पे वो जाती बात? नहीं, उनकी यही स्ट्रगल है ना, अभी तो हम्म। फिलहाल यही स्ट्रगल है। दैट इज दी ओनली थिंग दे कैन डू, कि वो जमा कर लें सबूत। जो वो कह रहे हैं कि जिस सिस्टम में कोई चीज भी हमारे हक में नहीं है, फेयर हमें नहीं दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो इसके सबूत ही वो जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी नहीं, डोंट दे हैव एम्पल एविडेंस ऑलरेडी इस सब का? मतलब आप वही देखिए जमा रिजर्व हो सीट्स जाएगा, इनॉ एक में। टाइम तो आएगा जहां पे ये सब चीजें काम आ जाएंगी, तो उसके लिए आप वेट क्यों कर रहे हैं? मतलब हमने देखा है बहुत से ऐसे इलेक्शन थे जिन पे बहुत बड़े सवालिया निशान थे, लेकिन पार्टीज अमूमन, खासतौर पे पीपल्स पार्टी, इलेक्शन लड़ने से नहीं भागती थी, चाहे जो अच्छा, भी होता है, इसमें तो वो इसमें कहते थे मैं निताशा, सिर्फ सबूत जमा करने के लिए नहीं आप इलेक्शन लड़ते, आप अपनी पार्टी, अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए भी लड़ते हैं। बिल्कुल, और मैं इस उसी पे आ वजह रही से थी। मेरे ख्याल से पीटीआई ने ये गलती की, क्योंकि आप अभी सिस्टम से बाहर हैं। आपके लिए बड़ा अच्छा मौका होता है, आप ग्राउंड लेवल से लोगों के साथ फिर से कनेक्ट करें, फिर से उनको मोबिलाइज करें, एक पार्टी को थोड़ा सा आप रेलिवेंट रखते हैं। और अब देखें हरिपुर में क्या हुआ पीटीआई के साथ। ठीक है, मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को भी सोचने की जरूरत है, पीटीआई को भी सोचने की जरूरत है। वहां पे कहा जाता है कि कोई खास कैंपेन नहीं की उनकी जो कैंडिडेट थी वहां पे। तो मेरे ख्याल से मिसाल दोनों इनके लिए, लेसन जो है इनके लिए, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लिए, वो यही है कि आप अपने वोटर्स को फॉर ग्रांटेड ना लें। अब वो सिर्फ ऐसे नहीं सिर्फ निकलेंगे, आप फिर उनको कह देंगे कि हाँ, आके वोट डाल दें, आपको उनको मोबिलाइज करने की जरूरत आई है, थिंक उनके दैट्स साथ अ कनेक्ट स्ट्रॉन्गर करें। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ और कंटेस्टिंग बेनजीर, इलेक्शंस। आई थिंक इट्स। मैं आपको बताऊं कि इनके जो ऑपोजिशन के अलायंस के लोग थे, उन्होंने भी इनको प्राइवेटली यही मशवरा पीटीआई को दिया था कि आप बॉयकॉट ना करें, आपको मौका मिलेगा, एक हल्के की सियासत के साथ भी आप जुड़े रहेंगे, और हल्के की सियासत इतनी आसानी से छोड़नी नहीं चाहिए। और ये कि दूसरा, आपको आप रैलीज कर सकेंगे, आप इलेक्शन कैंपेन और अपने वोटर को रीच आउट कर सकेंगे और अपनी बात कह सकेंगे, उसकी मीडिया कवरेज और इस तरह की चीजें भी होंगी। तो ये उनको, उनके इवन ऑपोजिशन के अलायंस के लोगों ने भी कहा, पीटीआई के अंदर से भी आवाजें थी, लेकिन फिर डिसीजन बॉयकॉट की ली गई। बहरहाल मेरा ख्याल है, लास्ट थॉट ये है कि जो पीटीआई ने तो चले किया ही किया, नून लीग को जरूर ये सोचने की जरूरत है कि अगर एक खास हल्के से आपको सपोर्ट ना हो, तो आप कहाँ खड़े हो। मेरा ख्याल है जहां वो 2024 के इलेक्शन में खड़े थे, उससे भी नीचे हैं। ये मेरे मेरे नजदीक ये वो है, आई जो मैं सुनती हूँ, जो मैं वो करती हूँ, उसके अंदर मुझे ये फील होता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगी, डिस्कशन अच्छी लगी, तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं, डू यू थिंक कि पंजाब एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है? इसके अगर जा रहा है, अगर आप एग्री करते हैं, तो इसके बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उस पार्टी के लिए भी हो सकते हैं जो इस सिस्टम का फायदा उठाना चाहती है। और अगर आप डिसएग्री करते हैं कि ऐसा नहीं है, तो वो भी हमें बताइएगा कि क्यों, आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं होगा, और क्या एस्टेब्लिशमेंट को इसमें कोई एडवांटेज नजर आएगा कि वो बाकी पार्टीज को थोड़ा सा रेलिवेंट रखें पंजाब में। एनीवेज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड। लेकिन मैं एक जल्दी से बात कह दूं कि हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट किया था कि मैं ऊपर क्या देख रही होती हूँ। मेरी एक पागल सी बिल्ली है, उसके पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, उसके बहुत दुश्मन है, और वो उसके पीछे पड़े होते हैं, तो वो भागती फिरी होती है इधर उधर। तो वो मेरा अक्सर कैमरा गिरा देती है या लाइट गिरा देती है, तो मैं बीच में उसकी तरफ देख रही होती हूँ, और कोई नहीं है जिसकी मैं तरफ देख रही होती हूँ। बहरहाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड। सी यू नेक्स्ट वीक, नहीं दिस वीक, विल सी यू अगेन।